आप सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 12वीं के काव्यखंड की तीसरी कविता बात सीधी थी पर के भाग 1 के साथ मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। इस कविता के कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस कविता का सारांश। कोई भी कविता जब आप पढ़ें तो आप पहले ये जानिए कि उस कविता का उद्देश्य क्या है, वो आपकी पाठ्य पुस्तक में क्यों दी गई है। तो पाठ के पहले जो सारांश दिया होता है उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके माध्यम से ही हम कविता का उद्देश्य, उसका प्रतिपाद्य, उसका सारांश जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। श्री कुंवर नारायण जी की ये कविता कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह में संकलित है। इसके पहले जो कविता थी वो कविता के बहाने थी, और उसके बाद हम आज ये पढ़ रहे हैं, ये है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कथ्य अर्थात कथन या बात, और माध्यम अर्थात मीडियम, जिसके माध्यम से, जिस भाषा के माध्यम से हम कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के द्वंद्व को दिखाया गया है, और उसके साथ ही ये बात कही गई है कि भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। मतलब आप जब भी कोई बात कहना चाहें तो उसके लिए कुछ खास शब्द होते हैं। यदि आप शब्दों को बदलेंगे तो आपकी बात में सरलता नहीं रह जाएगी। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे हर पैच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। यहाँ कवि ने एक बहुत ही दैनिक जीवन से जुड़ा ही एक उदाहरण दिया है कि हम देखते हैं कि किसी भी खांचे में हम पैंच से उसको कसते हैं, और यदि पैंच बदल जाए तो वो फिट नहीं हो पाता है। जैसे आप जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कान में जब कोई टॉप्स पहनती हैं तो पैंच लगाती हैं। यदि उसकी चूड़ी ख़राब हो गई तो वो फिट नहीं होगा। बच्चे जब टिफ़िन लंच बॉक्स बंद करते हैं, यदि मम्मी ने जल्दी में कोई टिफ़िन बंद करके दे दिया तो वो खुलता नहीं है, फंस जाता है टेढ़ा। तो बस ऐसे ही हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। हम अनेक शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, पर उन सब के अपने विशिष्ट अर्थ भी होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रात का पर्यायवाची शब्द रजनी है, निशा है, रात्रि है, पर हर जगह हम रात की जगह निशा का प्रयोग या रजनी का प्रयोग या रात्रि का प्रयोग नहीं कर सकते। फूल के पर्यायवाची होते हैं पुष्प, सुमन। तो हम ज़रूरी नहीं है जहाँ पे पुष्प फूल बोल रहे हैं वहाँ पर सुमन बोलें तो ज़्यादा प्रभाव पड़े। हो सकता है वो बात हमें अटपटी लगे सुनने में। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द होते ज़रूर हैं, परंतु हर जगह उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके अपने विशिष्ट अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात या सही शब्द से जुड़ना होता है। हम जैसे अच्छी बात कहते हैं, किसे कहते हैं हम बहुत अच्छा वक्ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता है, वो बहुत सरल भाषा का प्रयोग करता है। तो अच्छी कविता भी तभी बनती है जब उसमें सही शब्द जुड़े होते हैं, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, और वह काम सहूलियत के साथ हो जाता है। सहूलियत अर्थात सुविधा से, सरलता से वह काम हो जाता है। तो ये है कविता का सारांश। आइए अब हम आपको प्रस्तावना के माध्यम से इस कविता से जोड़ते हैं। हम यहाँ 2 वाक्य लेकर प्रस्तुत हैं। पहला वाक्य है, रजनी बहुत हो गई है, मैं घर को गमन करता हूँ। दूसरा वाक्य है, रात बहुत हो गई है, मैं घर जाता हूँ। अब आप बताइए, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। कौन सी पंक्ति आपको क्लिष्ट रखती है? क्लिष्ट अर्थात कठिन लगती है। दूसरा जवाब है, दूसरा प्रश्न है, कविता कैसी होनी चाहिए? तीसरा प्रश्न है, भाषा को संप्रेषणीय अर्थात जिस अर्थ में बोली जा रही है उसी अर्थ में समझी जाए कैसे बनाया जा सकता है? और चौथा प्रश्न है, बात का प्रभाव कैसे बना रहता है? तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं समझ सकती हूँ कि आपको दूसरा वाक्य सरल लग रहा होगा, पहले वाक्य की भाषा कठिन लग रही होगी। क्यों? हमने इसमें रात की जगह रजनी रख दिया, उसका पर्यायवाची शब्द। जाता हूँ की जगह गमन करता हूँ रख दिया, जो बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन में उपयोग नहीं होते हैं। तो हमें दूसरा वाक्य ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सरल है और उसे हम आसानी से, हर व्यक्ति उसके अर्थ को ग्रहण कर सकता है।
अब दूसरे, तीसरे, चौथे प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। क्या? कविता कैसी होनी चाहिए? कविता सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। दूसरा, भाषा को संप्रेषणीय कैसे बनाया जा सकता है? भाषा को सरल, सुबोध बनाकर ही संप्रेषणीय बनाया जा सकता है, क्योंकि वही सबके समझ में आएगी। बात का प्रभाव कैसे बना रहता है? बात का प्रभाव तब बनता है जब वो आसानी से किसी की समझ में आए, अर्थात वह सरल हो। तो तीनों का उत्तर लगभग एक सा है। और इनसे हमें एक बात समझ में आती है कि हम जब अपनी बात किसी के सामने व्यक्त करें या कोई भाषण प्रस्तुत करें या कोई प्रस्तुति दें, तो हमारी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। और यदि भाषा सरल होगी तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगी और हमारी जो संप्रेषणीयता है वो बरकरार रहेगी। तो इस कविता का मकसद यही है कि हमें अपनी प्रस्तुति या अपनी कविता या अपने भावों की अभिव्यक्ति सरल भाषा में ही करनी चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं प्रथम पद्यांश की ओर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फुराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब देखिए, यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इनके पूरे शब्दांशों, वाक्यांशों के अर्थ आपको बता सकूं। जैसे आप देख रहे हैं कि दूसरी लाइन में है भाषा के चक्कर, अर्थात भाषा के चक्कर क्या होता है? भाषा को प्रभावी बनाने की कोशिश या अपनी विद्वता साबित करने के लिए। जरा टेढ़ी फंसना, टेढ़ी फंसना मतलब बुरी तरह फंसना। जैसे हमारे टिफ़िन फंस जाते हैं कभी कभी, ढक्कन टेढ़े, ना वो लगते हैं ना खुलते हैं। अब तीसरा जो दूसरे रंग का वाक्यांश है, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। तो इन तीनों वाक्यांशों का अर्थ निकलता है कि भाषा के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया, शब्दों को इधर उधर हेरा फेर किया उनकी, पर फिर भी कुछ अर्थ नहीं निकला। बात या तो बने, यहाँ मुहावरा छिपा हुआ है, बात बनना। तो यहाँ बात बनने का मतलब है कि कथ्य और भाव का सही सामंजस्य हो जाना या बात स्पष्ट हो जाना। दूसरा है भाषा से बाहर आए, अर्थात भाषा के जिस जंजाल में वो उलझ गई है वहाँ से मुक्त हो जाए, अर्थात जहाँ उलझी है, फंसी हुई है, उससे मुक्त हो जाए। बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होना का मतलब होता है कठिन होना। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहे हैं कि जब वो एक बार की बात है कि वो अपनी कोई सीधी सरल सी बात को लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते थे, रखना चाहते थे, चाहे वो कविता के ज़रिए हो या भाषण के ज़रिए या किसी भी वक्तव्य के ज़रिए। तो वो अपनी बात रखना चाहते थे और बात बहुत सीधी थी, परंतु उनको लगा कि मैं अपनी भाषा को ज़रा प्रभावी बना दूं ताकि लोगों के सामने मेरी विद्वता जाहिर हो, लोग मुझे बड़ा साहित्यकार समझते हैं तो समझें कि मैं बहुत विद्वान हूँ। तो इस चक्कर में मैंने भाषा का थोड़ा जटिल प्रयोग कर दिया और इससे हुआ क्या? ज़रा टेढ़ी फंस गई। मेरी जो बात थी वो टेढ़ी फंस गई, अर्थात वो समझ में नहीं आई, स्पष्ट नहीं हुआ उसका अर्थ। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। तो कवि कह रहे हैं कि उसे, अर्थात उस मूल बात को जो मैं लोगों के सामने रखना चाहता था, उस मूल बात को या उस मूल बात के अर्थ को पाने के लिए मैंने भाषा के स्वरूप को बदलने का बहुत प्रयास किया, अर्थात शब्दों की हेर फेर की, उनको इधर उधर पलटा, वाक्य में उनको बदलाव किया। किंतु ये सब क्यों किया मैंने? कि बात या तो बने, अर्थात बात स्पष्ट हो जाए, अर्थात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाव हैं और कहने की भाषा है, उनमें सही सामंजस्य बैठ जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या जो वहाँ उस जंजाल में या जिस भाषा में वो उलझ के रह गई है वहाँ से निकल जाए, सुलझ जाए। तो मैंने इस कोशिश में भाषा के स्वरूप को बदलने का बहुत प्रयास किया, किंतु हुआ क्या? लेकिन इससे भाषा के साथ साथ मेरी बात और भी कठिन होती चली गई। ठीक है, तो ये इसका समरी इस तरह से है कि एक बार कवि ने को अपनी कोई बात कवि स्पष्ट करना चाहता था, कोई बात रखना चाहता था, किंतु उसको लगा कि मैं अपनी थोड़ी विद्वता जाहिर करूं, इस चक्कर में उसने थोड़ी प्रभावी भाषा उपयोग करनी चाहिए। किंतु इससे हुआ क्या कि कवि की जो बात है वो फंस गई, वो स्पष्ट नहीं हो पाई। तो उस मूल बात
को या उस मूल अर्थ को पाने की कोशिश में कवि ने भाषा के स्वरूप को बदलने का बहुत प्रयास किया। उनको उनको लग रहा था कि अगर इस तरह से बदलूँगा तो मेरी बात बन जाएगी, अर्थात बात स्पष्ट हो जाएगी या वो जहाँ उलझ गई है उससे निकल जाएगी। किंतु मामला उल्टा हो गया। उनकी भाषा के साथ साथ उनकी बात भी और भी ज़्यादा कठिन होती चली गई। तो इससे कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हमको सरल भाषा में ही सब कुछ कह देना चाहिए। अपनी विद्वता या अपनी प्रभाव जमाने की कोशिश में कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए काव्य सौंदर्य, इसमें भाषा खड़ी बोली है, मुहावरेदार है और शब्द युग्मों का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है, दृश्य बिंब है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ साथ में मूल उपमानों के माध्यम से कथ्यों की अमूर्तता को साकार किया गया है। मूर्त उपमान कौन से हैं? अभी हम आगे भी और देखेंगे। पैंच वगैरह जो है मूर्त उपमान है, उनके माध्यम से हमारी कथ्य जो होता है वो अमूर्त होता है। कथ्य कोई दिखाई नहीं देता है, वो बात है, वो अमूर्त है। अमूर्त अर्थात जिसका कोई रंग रूप मूर्त आकार नहीं है। तो उसको उन्होंने यहाँ पे आगे चल के आप देखेंगे पेंच और खांचे के माध्यम से अपनी बात और माध्यम को व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की ओर। द्वितीय पद्यांश, देखिए यहाँ चित्र में पेंच दिया है और उसके साथ उसका खांचा दिया है। तो पेंच की चूड़ी जैसी होंगी उसके अनुरूप ही खांचा होता है, अर्थात हमारी बात जैसी होगी हमको भाषा का चयन भी वैसा ही करना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब यहाँ भी देखिए अर्थ दिए गए हैं। धैर्य मतलब होता है धीरज, और बेतरह अर्थात बुरी तरह से। करतब मतलब होता है मदारी या सर्कस का खेल। यहाँ पे करतब मतलब शब्दों का खेल है। तमाशबीन होते हैं तमाशा देखने वाले, किंतु यहाँ कविता को सुनने वाले श्रोता और दर्शकों की तारीफ की बात की गई है। तो आइए कविता के अर्थ की ओर पढ़ते हैं। पहले प्रसंग जान लीजिए कि इस कविता में कवि ने ये बताया है कि जब भी हम किसी मुश्किल में फंसें तो हमें धीरज से काम लेना चाहिए। यदि हम हड़बड़ी दिखाएंगे तो हमारी बात और भी ज़्यादा उलझ जाएगी। और दूसरी चीज़, हमें दर्शकों या श्रोताओं की प्रतिक्रिया को हमेशा सही नहीं मानना चाहिए। आप कभी कभी देखते होंगे कि आप कोई भाषण दे रहे हैं या आपके सामने कोई बहुत लंबा भाषण दे रहा है तो आप ऊब जाते हैं और तालियां पीटना शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्दी से भाषण ख़त्म कर दे। तो तालियों पीटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो भाषण है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो बात रखने का तरीका है बहुत अच्छा है। कभी कभी वो अच्छा नहीं भी होता है, इसलिए लोग इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो आइए अर्थ की ओर बढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अब कवि यहाँ बता रहे हैं कि उनमें धीरज की कमी है। वो बोल रहे हैं कि उनकी जो बात है वो फंस गई थी, स्पष्ट नहीं हो रही थी, किंतु उन्होंने अपनी इस समस्या को धीरज से नहीं समझा और पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसते चले गए। अब यहाँ देखो उन्होंने मूर्त उपमान दिए हैं। बात है अमूर्त, कथ्य है अमूर्त, किंतु पेच के माध्यम से इन्होंने इसको मूर्तता प्रदान की। तो कवि कह रहे हैं मैं पेंच को खोलने की बजाय अर्थात अपनी बात समस्या का हल ढूंढने की बजाय मैं उसको बुरी तरह और कसता चला जा रहा था, अर्थात शब्द जाल में उलझाता चला जा रहा था। उसकी जगह नए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उसे इधर उधर 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 बदल रहा हूँ शब्दों को। तो इससे क्या है, वो शब्द जाल में और उलझते चले गए। इसका मतलब है वो बुरी तरह पेंच को कसते चले गए, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब कवि ऐसा क्यों कर रहे थे? कवि को लग रहा था कि वो जो शब्दों का खेल खेल रहे हैं, जो प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको देखकर जो तमाशबीन है अर्थात जो दर्शक या श्रोता बैठे हुए हैं, जिन्हें वो कविता सुना रहे हैं, जिनके समक्ष वे भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से ताली पीट रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। तो कवि को लग रहा है कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, और इस चक्कर में कवि और भी ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों का या शब्दों के आडंबरों का प्रयोग करने लगी, और इस चक्कर में वो और ज़्यादा फंसते चले गए। पुनः देखिएगा, कवि कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी समस्या को धीरज से नहीं समझा
और मैंने उस समस्या का हल ढूंढने की बजाय, अर्थात बात को स्पष्ट करने की बजाय, मैं शब्दों के जाल में और भी उलझता चला गया, क्योंकि मुझे अपने शब्दों के इस खेल में श्रोताओं और दर्शकों की तारीफ सुनाई दे रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दर्शकों या श्रोताओं की तालियों को प्रशंसा नहीं समझना चाहिए। तो काव्य सौंदर्य वही है, खड़ी बोली मुहावरेदार भाषा। उर्दू हर शब्दों का प्रयोग है यहाँ, तमाशबीन, करतब, बेतरह, ये उर्दू शब्द है। शब्द युग्मों का प्रयोग वाह वाह और मुक्त छंद है, दृश्य बिंब है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है वाह वाह में। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पे कथ्य और भाषा के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए पेंच के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कही है। अब हम तृतीय पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, तो अगली कड़ी में मिलेंगे हम तृतीय पद्यांश।